हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लच्छो अपनी बात को और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हुए आगे कहती है, जिस तरह अनिका को पकड़ने के लिए आपने सालों इंतज़ार किया और फिर कहीं जाकर उनके पूरी तरह से असावधान होने की स्थिति में अपने काम को अंजाम दिया, उसी तरह इस बार भी हमें कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है और तब हमें उनकी उसी असावधानी का लाभ उठाना चाहिए। इस वक्त हमें एक बार फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि हमारे दुश्मन की ताकत की सीमा क्या है और अपनी शक्ति को उनकी शक्ति से आगे ले जाना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुश्मन की कमज़ोर नब्ज़ को ढूंढना होगा। जब तक हम अपनी ताकत को दुगना तिगुना नहीं कर लेते तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेल लेना होगा। हमें अपने लोगों को या अपनी किसी भी ताकत को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। अब दमयंती देवी कहती है, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मैंने सालों इंतज़ार किया है, तुम बताओ अब और धैर्य कैसे रखूं? तभी लच्छो कहती है, माँ साहिब, मैं भी यही कह रही हूँ, आपने इतने लंबे समय तक धैर्य रखा है, उन सालों के सामने यह थोड़ा सा वक्त शांत हो जाना माँ साहिब के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपनी शक्ति को उनके पैरों तले कुचलवाने के स्थान पर हमें शांत मन से बिसात बिछानी होगी, ऐसी बिसात जिसका तोड़ उनके पास ना हो। हम जल्दबाजी में अब और गलतियां नहीं कर सकते। उनके अपनों को खत्म करने की जगह पर हमें उनकी ताकत को खत्म करना होगा, उन्हें अपाहिज बनाना होगा ताकि वह लड़ ही ना सकें, हमारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो उनकी मदद कर रही है। वह उनका बनाया हुआ और छुपाया हुआ कोई समूह भी हो सकता है अथवा कोई एक व्यक्ति भी। ठीक इसी वक्त दमयंती देवी की कुछ सिपाही आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर लच्छो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। दमयंती देवी सिपाहियों को बोलने का इशारा करती है। उनमें से एक सिपाही कहती है, माँ साहेब, शिकार मिल गया है, लेकिन एक समस्या है। माँ साहेब आगे बोलने का इशारा करती है। वह सिपाही कहती है, जिसे हम ढूंढ पाए हैं वह भारत में नहीं है। अब लच्छो दमयंती देवी की तरफ देखते हुए कहती है, आप आदेश कीजिए, उसे लाने के लिए मैं खुद जाऊंगी। दमयंती देवी जवाब देती है, और अधिक देर तक अपने स्थान से गायब रहना तुम्हारे लिए सुयोग्य नहीं। तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ हर बार कोई ना कोई भारी नुकसान हो जाता है। अगर यह काम सिर्फ तुम्हारे करने लायक ही हुआ तो मैं तुम्हें सूचना अवश्य भेज दूंगी। अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लच्छो कहती है, जी माँ साहेब। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। प्रीति का कमरा, मारवा हाउस। प्रीति मुक्ता के कहने पर उन सभी को लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहां जाकर मुक्ता प्रीति के बेड के सिरहाने की तरफ और प्रीति उसके ठीक सामने बैठ जाती है। वहीं ओमकार सोफे पर और सनी बेड पर ही दूसरी तरफ बैठ जाता है। मुक्ता वहां रखे हुए एक तकिए को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए प्रीति से पूछती है, क्या आप ओमकार जी से नाराज हैं? प्रीति जवाब देती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुक्ता सभी की तरफ देखते हुए कहती है, हम जानते हैं कि कुछ बात जरूर है। हम जो बात करना चाहते हैं वह आप सभी के सामने इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी भी इस बात की वजह से हम सभी के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, हमें पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आप जानती हैं जिसकी वजह से आप ओमकार जी से नाराज हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा विश्वास हमें इस बात का है कि आप निश्चित तौर पर वह बात अधूरी ही जानती हैं। मुक्ता की बात सुनकर वह तीनों हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अब मुक्ता अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए कहती है, रुकिए रुकिए, बता रहे हैं। हम शुरू से पूरी बात बताएंगे। आप सभी को थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनना होगा। फिर अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है, प्रीति जी ओमकार जी से इसलिए नाराज है क्योंकि वह यह बात जान चुकी हैं कि
ओमकार जी के माता पिता उनकी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं। ऐसा कहकर वह प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसके बाद कहती है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो इसी वक्त कह दीजिए। प्रीति कुछ नहीं कहती, अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिससे कि यह बात निश्चित हो जाती है कि प्रीति की नाराजगी की वजह यही है। इससे पहले कि मुक्ता आगे कुछ कह पाती, ओमकार झट से बोल उठता है, अगर वह ऐसा चाहते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, चाहे कोई भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं तुमसे अलग होने वाला नहीं हूं। प्रीति इस बार अपनी निगाहें उठाकर ओमकार की तरफ घूर कर देखती है। माहौल को बदलते हुए देखकर मुक्ता अपनी बात दोबारा से शुरू करती है। मुक्ता प्रीति से पूछती है, क्या आप यह जानती हैं कि वह लड़की कौन है जिसे ओमकार जी के माता पिता अपनी बहू बनाने के सपने देख रहे हैं? प्रीति धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला देती है। अब मुक्ता कहती है, वह लड़की आपके सामने बैठी है। यह सुनते ही प्रीति और सनी दोनों ही हैरान रह जाते हैं, लेकिन ओमकार इस बात को पहले से ही जान चुका था। अब मुक्ता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप अपनी दोस्त को इस मुसीबत से निकालने में उसकी मदद नहीं करेंगी? आप अच्छी तरह जानती हैं हम जिन्हें चाहते हैं वह ओमकार जी नहीं हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होकर प्रीति के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहती है, जब आप ओमकार जी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारी मुसीबत हमारे सिर से टलेगी। प्लीज़ अपने इस दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए उस पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए। यह अंतिम वाक्य उसने सिर्फ प्रीति और ओमकार की नाराज़गी को आपस में दूर करवाने के लिए ही कहा था। मुक्ता की बात पर प्रीति कोई भी हाव भाव नहीं देती। तब मुक्ता कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ओमकार जी के साथ साथ हमसे भी नाराज हों? हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। जब आप पर अटैक हुआ और आपको इस बारे में जानकारी मिली, हमें उसकी भी कई दिन बाद इस बारे में पता चला। जैसे ही मुक्ता ने अटैक वाली बात कही, वैसे ही ओमकार और सनी दोनों ही एक साथ बोल पड़े। क्या? मुक्ता उनकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगती है। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आपने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? अब ओमकार मुक्ता से कहता है, मुक्ता प्लीज पूरी बात बताओ। प्रीति ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं पूछ पूछ कर थक चुका हूं कि यह क्यों नाराज है, लेकिन कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुक्ता कहती है, इस अटैक के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार आपके माता पिता ने प्रीति जी पर इसलिए अटैक करवाया ताकि वह आपके साथ रिश्ते से पीछे हट जाएं। यह सुनते ही ओमकार को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस वक्त वह अपने मनोभाव को चेहरे पर नहीं ला सकता था। इसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है। फिर बड़े ही प्यार से ओमकार प्रीति के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर प्रीति की गोद में अपना हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, उनके किए के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीति सबके सामने बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए हल्की सी मुस्कान के साथ बात को खत्म कर देती है। प्रीति मुक्ता से कहती है, मैं ना तुमसे नाराज हूँ ना ही ओमकार से। मैं किसी से भी इस बात के लिए नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी हो सकती थी, मैं उससे भी नाराज नहीं होती। फिर तुम तो मेरी दोस्त बन चुकी हो, तुमसे नाराजगी का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी मुक्ता दोबारा से प्रीति के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हाँ हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारी जगह कोई और लड़की भी हो सकती है। हम इस रिश्ते से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते थे कि ओमकार जी आपको चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़की जिसे यह पता ही ना हो कि उसके लिए एक ऐसे लड़के को चुना गया जो किसी और लड़की से प्यार करता है, तो सोचो उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। आप नहीं जानती, हमें बिना बताए ही
हमें सरप्राइज देने के लिए हमारी सगाई तय कर दी गई थी। अगर किसी और लड़की के साथ ऐसा हुआ और उसे अंत में यह पता चला कि ओमकार जी उसे सगाई नहीं करना चाहते, तो सोचिए उन्हें अपने समाज में किस किस तरह की बातों से गुजरना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, और हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेना ही चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप दोनों को अपने रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। प्रीति मुस्कुराकर अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब हमारी चिंता करना बंद करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से बातें करो। ऐसा कहने के बाद प्रीति बाहर जाने लगती है। ओमकार भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। मुक्ता अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। सनी उठकर मुक्ता के सामने आकर बैठ जाता है और पूछता है, आर यू कंफर्टेबल? मुक्ता मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब सनी पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? मुक्ता कहती है, पूछिए। अब सनी पूछता है, क्या रोहित भैया से तुम्हारी बात हुई? इस बार फिर से मुक्ता मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। सनी उत्साहित होते हुए पूछता है, क्या बात हुई? मुक्ता जवाब देती है, आप खुद पता कर लीजिए, आपके भैया हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। अब सनी निवेदन के भाव से कहता है, प्लीज मुक्ता बताओ ना, क्या बात हुई? भैया से पूछना समझ लो कि यह मेरे लिए सिर्फ एक सोच ही रह जाएगी। अब मुक्ता कहती है, भैया पूछ रहे थे कुछ बातों के मतलब। अब सनी फिर से पूछता है, किन बातों के मतलब? अब मुक्ता के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगती है। वह अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, हमें मालूम नहीं, आप कुछ और बात कीजिए। अब सनी अपने मन की तसल्ली के लिए फिर से कहता है, अच्छा ठीक है, मत बताओ, कम से कम इतना तो बताओ कि भैया की किसी बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अब मुक्ता सनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका हमें बुरा लगता। हाँ, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर सनी के चेहरे पर आश्चर्य नजर आने लगता है। सनी के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, रोहित मारवा ने मुक्ता के सिर पर हाथ रखा? यार तुम तो कमाल हो, तुमने भैया पर ऐसा जादू चलाया कि उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा? वाह। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, मैं इतने सालों से भैया के साथ हूँ, ऐसा ना मैंने पहले कभी सुना और ना ही ऐसा कभी देखा। ग्रेट जॉब मुक्ता। अब मुक्ता कहती है, अब बस भी कीजिए, हमें अजीब लग रहा है। सनी कहता है, अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दो। मुक्ता भी अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी गोद में रखे हुए तकिए को और भी अच्छे से पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, पूछिए। सनी कहता है, तुमने कहा कि तुम किसी को चाहती हो, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन है? मुक्ता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सनी उसे इस तरह का सवाल पूछेगा। यह सवाल सुनकर मुक्ता को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि उसका कलेजा धक हो गया है। दिल की धड़कन हृदय के साथ साथ कंठ से भी सुनाई दे रही है। कानों में अजीब सी घंटियां बज रही हैं। मुक्ता का चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है, निगाहें नीचे की ओर झुक जाती हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। लेकिन इस सवाल का जवाब दे पाना मुक्ता के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित मारवा के सामने बिना पलके झपकाए, बिना झिझके, बिना डरे अपने प्यार का शंखनाद करने वाली मुक्ता के मुंह से सनी के सामने शब्द नहीं निकल रहे थे।